आज का हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा लॉ ऑफ वॉरफेयर। आज का हमारा जो टॉपिक है इसका क्या नाम है? लॉ ऑफ वॉरफेयर। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग बेटा, देखते हैं कि लॉ ऑफ वॉरफेयर क्या होता है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने जो पॉइंट्स हैं आप उनको देखते रहिएगा। यहाँ लिखा है कि वॉर अगर हम कभी भी करते हैं तो वॉर को करने के पीछे का रीज़न क्या है, वॉर क्यों करते हैं? उसके पीछे का एक ही पर्पस है कि सामने वाला जो दुश्मन है हम उसे किसी तरह से ओवर पावर करना चाहते हैं, सामने वाली कंट्री को हराने के लिए जो है वॉर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बेलिजरेंट्स डू नॉट पजेस अनलिमिटेड पावर्स टू अचीव द अबव पर्पस। बेलिजरेंट्स किसे कहते हैं बेटा? बेलिजरेंट्स कहते हैं उन्हें जो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बेलिजरेंट्स जो हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो वॉर तो कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन युद्ध करते वक्त उनके पास जो पावर्स होंगी वो अनलिमिटेड नहीं है। यानी युद्ध करते वक्त भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, यानी कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो वॉर के टाइम पे भी हम लोगों को फॉलो करने होंगे। यानी ऐसा नहीं है बेटा कि अगर आप युद्ध कर रहे हैं सामने वाले कंट्री को हराने के लिए तो आपके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पावर्स के ऊपर कहीं ना कहीं बेटा रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रहता है, कुछ रूल्स होते हैं बेटा जो आपको वॉर के टाइम पे भी फॉलो करने पड़ते हैं, और उन्हें ही हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ वॉरफेयर। तो बेटा यहाँ पे स्टार्क ने क्या कहा? स्टार्क ने जो यहाँ पे कहा है, तो स्टार्क हैज़ राइटली स्टेटेड दैट लॉ ऑफ वॉर कंसिस्ट ऑफ द लिमिट्स सेट बाय इंटरनेशनल लॉ विद इन विच द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवर पावर द एनिमी मे बी यूज्ड। स्टार्क ने हमें इसका मतलब बताया। स्टार्क ने हमको बताया कि आखिर में ये जो लॉ ऑफ वॉरफेयर होता है, ये लॉ ऑफ वॉरफेयर एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टार्क ने कहा कि देखिए, लॉ ऑफ वॉरफेयर सीधी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि जो लॉ ऑफ नेशन है, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है, वो हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से सभी नेशंस को, सभी स्टेट्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज के समय में, क्योंकि कई तरह के कन्वेंशंस हुए हैं, कन्वेंशंस का मतलब ट्रीटीज़, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जस्ट बिकॉज हमने कन्वेंशन साइन कर लिए हैं तो इसीलिए आज के समय में वॉर पे रिस्ट्रिक्शन लगा है, यूएन आ गया है इसलिए वॉर पे रिस्ट्रिक्शन लगा है। देखिए, यूएन के आने से वॉर रुका तो है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ ऑफ वॉर पहले नहीं हुआ करता था। देखिए, आज के समय में क्या हुआ कि कई तरह के कस्टम्स सालों से चले आ रहे थे, वो कन्वेंशंस में यानी ट्रीटीज़ में कन्वर्ट हो गए, एग्रीमेंट हो गया। यानी ये जो पूरा चला आ रहा है आपका लॉ ऑफ वॉर, युद्ध के समय में जो कानून हमें मानने पड़ते हैं, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ये मिडल एजेस में काफ़ी इवॉल्व हुआ, लेकिन एंशियंट टाइम से ही ये चला आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि उस समय में कहीं पे भी कन्वेंशन के रूप में, ट्रीटी के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में, लिखित रूप में नहीं था, लेकिन हाँ, पहले भी इससे संबंधित जो कानून है वो हुआ करते थे। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है, यानी ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई कि लॉ ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ये काफ़ी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन की तरफ। देखिए, 1949 के समय की बात है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है, उनके सामने एक सवाल आया। उनके सामने ये सवाल आया इंटरनेशनल लॉ कमीशन के सामने कि क्या लॉ ऑफ वॉर को, लॉ ऑफ वॉर के टॉपिक को, क्या हम इसका कोडिफिकेशन कर सकते हैं? जैसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कोडिफाइड लॉ जिसे हम कहते हैं। क्या लॉ ऑफ वॉर के इस टॉपिक को सिलेक्ट करके क्या हमें लॉ ऑफ वॉर का कोडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है, द इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1949 कंसिडर्ड दैट वेदर द लॉ ऑफ वॉर बी सिलेक्टेड एज टॉपिक फॉर कोडिफिकेशन। क्या इसका कोडिफिकेशन करें? तो बेटा, On one hand, it was suggested that
वॉर हैविंग बीन आउटलॉड, आउटलॉड यानी ये कॉन्सेप्ट जा चुका है, यानी एक तरफ ऑन वन एंड एक तरफ लोगों का ये ओपिनियन था इंटरनेशनल लॉ कमीशन के सामने कि देखिए वॉर तो बहुत आउटलॉ हो चुका है, वॉर आउटलॉ हो चुका है, यानी कि वॉर जो है अब वो तो वॉर होना नहीं है, क्योंकि यूएन में काफ़ी हद तक ये चीज़ें बता दी गई थी कि हमें वॉर पे पूरा कंट्रोल रखना है। तो फिर आखिरकार इसके लिए लॉ का कोडिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है, यानी एक तरफ लोगों का क्या ओपिनियन है बेटा, एक तरफ लोगों का ये ओपिनियन है कि अगर लॉ ऑफ वॉर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर ख़त्म हो चुका है तो फिर आखिरकार उसका कोडिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। ये एक तरफ था ओपिनियन कि कोडिफिकेशन मत करिए। दूसरा ओपिनियन ये था कि भले ही वॉर के ऊपर काफ़ी हद तक हमने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अगर हम लॉ ऑफ वॉर को स्टडी करते हैं तो काफ़ी हद तक ये यूज़फुल रहेगा। यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन के सामने जब 1949 में ये सवाल आया क्या लॉ ऑफ वॉर का कोडिफिकेशन किया जाए या ना किया जाए, तो एक ओपिनियन कहता था कि हाँ किया जाए, एक ओपिनियन कहता था कि कोडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन ये आया कि इट वॉज कंसिडर्ड दैट इफ द कमीशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट्स वर्क वेयर टू अंडरटेक द स्टडी, पब्लिक ओपिनियन माइट इंटरप्ट इट्स एक्शन एज शोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द यूएन। यहाँ पे सीधा सीधा बेटा ये कहा गया कि अगर हम लॉ ऑफ वॉर को लेके कोडिफिकेशन करते हैं, इस लॉ का अगर हम कोडिफिकेशन कर देते हैं किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक डाउट आ जाएगा। क्या डाउट आ जाएगा बेटा लोगों के माइंड में? लोगों के माइंड में ये डाउट आ जाएगा कि यूएन के ऊपर भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यूएन का काम है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उसी वॉर के लॉस को लेकर अगर आप कोडिफिकेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है संयुक्त राष्ट्र पे, आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है यूएन की वर्किंग पे, ये कहीं ना कहीं शो हो जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने इस लॉ ऑफ वॉरफेयर के कोडिफिकेशन की जब बात आई तो उसके सामने इस तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन था लोगों का। अब हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ वॉरफेयर जो आपका है इसे हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा लॉ ऑफ वॉरफेयर को आप 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर, दूसरा है लॉ ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर और तीसरा है लॉ ऑफ एरियल वॉरफेयर। लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर, मैरीटाइम वॉरफेयर और एरियल वॉरफेयर। तो पहले हम देखते हैं बेटा लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर के लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर क्या कहता है। तो बेटा पहली चीज ये लिखी है कि लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो सारे ही रूल्स हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 ऑन द लॉस एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड में दिए हुए हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर कहाँ पे है, तो वो है बेटा हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 ऑन द लॉस एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बात ये है कि क्या हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 इसके अलावा क्या कहीं पे भी लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर नहीं दिया है? मेरे प्रश्न को समझिएगा। मैंने क्या कहा कि लैंड वॉरफेयर से संबंधित जो रूल्स की बात है वो कहाँ लेट डाउन है? हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 ऑन द लॉज एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड। लेकिन क्या इसके अलावा कहीं नहीं है? तो इसके अलावा बेटा जैसे आप देख पा रहे हैं जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1864 में भी है प्रोविजंस, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ ब्रुसेल्स में भी है। ठीक है, और यहाँ तक कि ये जो कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन 1864 और डिक्लेरेशन ऑफ ब्रुसेल्स जो है आपका 1874, इसमें कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हुए थे। किससे रिलेटेड बेटा? वुंडेड सोल्जर्स से संबंधित, यानी वुंडेड यानी जो जख्मी सोल्जर्स होते हैं, जख्मी सिपाही है, तो उनकी कंडीशंस को कैसे एमेलियरेट किया जाए। एमेलियरेट यानी
बेहतर किया जाए, उससे संबंधित लॉस मौजूद थे। यानी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर कहाँ दिया है आपको, हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 में। लेकिन उससे पहले भी जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1864 में भी था और डिक्लेरेशन ऑफ ब्रुसेल्स 1874 में भी था। लेकिन आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 के आने के बाद इसकी जो रिकॉग्निशन है, इसकी जो मान्यता है, ये काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है बेटा। लेकिन अब अगला पॉइंट आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 होने की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से ये तो साबित हो चुका था ये जो हमारा है ना हेग कन्वेंशन नंबर 4 ऑफ 1907 ऑन द लॉज एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड, ये कहीं ना कहीं हेग कन्वेंशन नंबर 4 जो है ये फेल कर रहा है। यानी हमें हेग कन्वेंशन नंबर 4 के अंदर 1907 के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। तो बेटा लॉ ऑफ 3 तरह से होते हैं, लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर, लॉ ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर और लॉ ऑफ एरियल वॉरफेयर। और इसको लेके लैंड वॉरफेयर को लेके हमारे पास कौन सा बेटा कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन नंबर 4। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा भी है कि अमेंडेड एंड मॉडिफाइड, यानी ज़रूरी है अब कि हेग कन्वेंशन नंबर 4 के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, संशोधन किया जाए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी किया जाए। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा आप लोगों ने कई जगह ये वर्ड सुना है कि कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट्स। तो बेटा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्पेलिंग लिखा हुआ है कॉम्बेटेंट्स का और नॉन कॉम्बेटेंट्स का, लेकिन इसके बीच का अंतर क्या है। तो बेटा यहाँ पहला पॉइंट जो लिखा है, हर एक पॉइंट का मतलब आपको समझाया जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए हर एक कंट्री की आर्मी फोर्स कैसी होगी, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल लॉज डिसाइड करेंगे। म्यूनिसिपल लॉज यानी हर कंट्री का जो अपना कानून है बेटा वो तय करेगा कि आर्मी हमारी कैसी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा भी है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ, आप ये कह सकते हो ऊपर वाली लाइन के अनुसार कि हर एक देश का जो आर्मी है उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, भाई म्यूनिसिपल लॉ देखे, हर कंट्री का अपना लॉ देखे, ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विद दैट। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो बेटा अब मैंने क्या कहा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने लिखा है कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है। तो बेटा हमारा जो हेग कन्वेंशन नंबर 7 जो है, हेग कन्वेंशन नंबर 7 ऑफ 1907, इसने डिफरेंशिएट कर दिया। किसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, इसने डिफरेंशिएट कर दिया कॉम्बेटेंट्स को और नॉन कॉम्बेटेंट्स को। हेग कन्वेंशन नंबर 7 ऑफ 1907 ने बताया कि कॉम्बेटेंट्स अलग होते हैं और नॉन कॉम्बेटेंट्स अलग होते हैं। तो किस तरह से अलग होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखते हैं। चलिए, यहां पे दिया है कि अगर आपको वायलेंस यूज करना है, अगर आपको हिंसा का उपयोग करना है, तो आप कॉम्बेटेंट्स के खिलाफ हिंसा का यूज करिए। आप कॉम्बेटेंट्स के सामने हिंसा का उपयोग करिए ताकि वो आपके खिलाफ फाइट ना कर पाए, आपके खिलाफ वायलेंस का यूज ना कर पाए। लेकिन जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं उनके खिलाफ प्लीज आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना करिए, उनके खिलाफ फोर्स अप्लाई आपको नहीं करना है। यानी फोर्स आपको किसके खिलाफ अप्लाई करना है बेटा, कॉम्बेटेंट्स के खिलाफ, ताकि वो फाइट ना करें। लेकिन नॉन कॉम्बेटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करना है बेटा, उनके खिलाफ फोर्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, उनको एक्सक्लूड कर दीजिए आप। ठीक है, उनको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। ओके, देखिए बेटा अब हमने ये तो क्लियर हो गया कि कॉम्बेटेंट्स के खिलाफ हमें फोर्स का यूज़ करना है, नॉन कॉम्बेटेंट्स को एक्सक्लूड करना है, यानी उनके खिलाफ फोर्स यूज़ नहीं करना है। लेकिन मेरा सब अभी भी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ कि कॉम्बेटेंट्स हैं कौन, हमें उनके खिलाफ फोर्स यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ वॉरफेयर यही कहता है। लेकिन कौन है वो, तो देखिए जितने भी लोग आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं
और जिनका एक स्पेसिफिक रेजिमे नंबर रहता है इन लोगों को कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? जो लोग आर्मी में होते हैं, जो लोग नेवी में होते हैं, जो लोग एयरफोर्स में होते हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है? कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है। क्या इनके खिलाफ फोर्स का यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। ये कॉम्बेटेंट्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक रेजिमे नंबर भी रहता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्या सिर्फ यही लोग आते हैं? नहीं। देखिए मैं बताता हूं इस चीज को। कई बार कई मेंबर्स जो इररेगुलर फोर्सेस का हिस्सा होती हैं, जैसे कि मिलिटिया, वॉलेंटियर कॉर्प्स, ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, ये सब भी कॉम्बेटेंट्स में आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, मिलिटिया, वॉलेंटियर कॉर्प्स, ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये कॉम्बेटेंट्स हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ फोर्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है, इन लोगों के ऊपर अटैक किया जा सकता है, इन लोगों के ऊपर वायलेंस यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये कि सर ये लोग कॉम्बेटेंट्स क्यों हैं? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। क्योंकि मिलिटिया, वॉलेंटियर कॉर्प्स और ये जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होती हैं, ये सभी को दे आर कमांडेड बाय अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स। कोई ना कोई इनका कमांडर होता है जो इनको कमांड देता है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टिंक्टिव डिजाइन, यानी उनका एक यूनिफॉर्म रहता है। जैसे एक आर्मी का यूनिफॉर्म होता है ना बेटा, वैसे ही ये मिलिटिया वालों का, वॉलेंटियर कॉर्प्स का, इन लोगों का भी एक अपना यूनिफॉर्म होता है, उनका एक कमांडर होता है, वो भी आर्म्स को ओपनली कैरी आउट करते हैं बेटा। और चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? दे कंडक्ट देयर ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर। वॉर से रिलेटेड लॉस और वॉर से रिलेटेड कस्टम्स, इसको ये लोग फॉलो करते हैं। मैंने क्या कहा बेटा? कॉम्बेटेंट्स, आप लोग समझ रहे हो ना बेटा कि कॉम्बेटेंट्स के खिलाफ फोर्स का यूज हो सकता है, लेकिन कॉम्बेटेंट्स हैं कौन? आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले। क्या उसके अलावा कोई है? क्यों मिलिटिया है, क्यों वॉलेंटियर कॉर्प्स है? क्योंकि इन लोगों का भी एक कमांडर है, ये लोग भी आर्मी के वेपन्स यूज करते हैं, इनका भी एक अपना यूनिफॉर्म रहता है और लॉ ऑफ वॉर को ये लोग मानते भी हैं। तो इन लोगों को भी कॉम्बेटेंट्स की श्रेणी में डाला जाता है बेटा। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, एवरी कॉम्बेटेंट मे बी किल्ड और वुंडेड वेदर अ प्राइवेट सोल्जर और एन ऑफिसर प्रोवाइडेड ही इज विलिंग टू फाइट और रेजिस्ट कैप्चर। बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को समझिएगा। यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जितने भी कॉम्बेटेंट्स होते हैं, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी वॉलेंटियर कॉर्प्स, सब इन सबको किल किया जा सकता है, इन सबको मारा जा सकता है बेटा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मे बी किल्ड, इनको मारा जा सकता है, और वुंडेड यानी इनको जख्मी भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेटा, प्रोवाइडेड ही इज विलिंग टू फाइट, यानी बेटा सीधी सी बात ये है कि उसको आप मारो, उसको आप जख्मी भी करो, लेकिन ही शुड बी विलिंग टू फाइट, यानी उसके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो आपसे लड़ सकता है, लड़ना चाहता है, लड़ने की औकात भी रखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जितने भी डिसेबल्ड होते हैं, निहत्थे हो जाते हैं, जो बीमार हो गए लड़ते लड़ते, या जो जख्मी हो गए, उनको यहाँ पे किल करने की बात नहीं कही गई है। आप बात को समझिएगा। कॉम्बेटेंट्स को मारना है, वो भी जो जख्मी है वो भी कॉम्बेटेंट है, जो बीमार हो गए वो भी कॉम्बेटेंट है, लेकिन क्या ही इज एबल टू विलिंग टू फाइट और रेजिस्ट कैप्चर? क्या वो आपसे बच के जा सकता है? क्या वो लड़ सकता है आपसे? अब नहीं लड़ सकता। इज डिसेबल्ड नाउ ड्यू टू सिकनेस और वेदर ड्यू टू एनीथिंग, या वुंडेड हो गया है, तो उसको यहाँ पे नहीं मारना है। तो लॉ ऑफ वॉरफेयर आप समझिए कि कॉम्बेटेंट्स को, आर्मी, नेवी, इन सबको मारना है, लेकिन जो डिसेबल हो जाता है युद्ध के दौरान, उसको कहीं ना कहीं आपको बख्शना भी है, ठीक है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि फर्दर दोज कॉम्बेटेंट्स हु डू नॉट रेजिस्ट फॉर बीइंग मेड एज प्रिजनर ऑफ वॉर में नाइदर बी किल्ड नॉर वाउंडेड। एक और चीज़ समझ लीजिए बेटा, अगर कोई आर्मी वाला है, अगर कोई नेवी वाला है, अगर कोई एयरफोर्स वाला है, अगर कोई वॉलेंटियर कॉर्प्स वाला है, अगर कोई भी है जो कॉम्बेटेंट है, अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस का सीधा सिंपल मीनिंग में कहूँ तो
अगर वो आपका प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के लिए तैयार है, प्रिजनर ऑफ वॉर बनने से इनकार नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है, तो आप उसको जख्मी नहीं करेंगे, किल नहीं करेंगे। इज रेडी टू बी द प्रिजनर ऑफ वॉर, तो दैट कॉम्बेटेंट शुड नॉट बी अटैक्ड। यहाँ साफ लिखा है बेटा, दोज कॉम्बेटेंट हु डू नॉट रेजिस्ट फॉर बीइंग मेड एज प्रिजनर ऑफ वॉर, वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के लिए तैयार है तो ट्रीट हिम लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर, देयर इज नो नीड टू किल दैट कॉम्बेटेंट नाउ। यहाँ तक कि अगर वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के लिए तैयार है तो मारना नहीं, अटैक नहीं करना है, वुंडेड नहीं करना है, जख्मी नहीं करना है, उसको क्या करना है, क्वार्टर भी देना है। मैंने जैसे साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वार्टर भी आप उसे दें, ठीक है बेटा। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि जैसे कॉम्बेटेंट्स को मारा जा सकता है। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर अभी आपने कहा कि नहीं मारना है, अब आप कह रहे हैं मारना है, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉम्बेटेंट को मैंने क्या कहा, मारा जा सकता है, लेकिन अगर कोई कॉम्बेटेंट है वो डिसेबल हो गया, बीमार हो गया, तो उसको नहीं मारना है, प्लस वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के लिए तैयार है तब नहीं मारना है। मैं ये कह रहा हूँ, उसकी लड़ने की विलिंगनेस होनी चाहिए और लड़ने की काबिलियत होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए इतना कि वो मार सके, ये मैं कह रहा हूँ, तब उसको आप मारें। लेकिन क्या हर तरीके से मारना सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किलिंग ऑफ द कॉम्बेटेंट आर लॉफुल। कॉम्बेटेंट को मारना लॉफुल तो है, लेकिन क्या हर तरीका, हर मीन्स जिसको हम यूज करते हैं किल करने के लिए, क्या हर तरीका लॉफुल है? तो इसको देखिए बेटा, आर्टिकल 23 ऑफ द हेग कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉइजन एंड ऑफ सच आर्म्स, प्रोजेक्टाइल्स एंड मटेरियल्स विच कॉजेस अननेसेसरी इंजरी। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, जहर दे देना। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं इलेबरेट करता हूं। देखिए, कई रिवर्स यानी नदियां, पंप्स, वेल, कुएं, इन सब से पानी पीते हैं ना आर्मी वाले, नेवी वाले, जो भी हैं, जो कॉम्बिटेंट्स है। पानी कहाँ से पियोगे आप? कुएं से पियोगे, नदी से पियोगे, इन सब जगहों से पियोगे ना। पता चला आपने उस पानी में, नदी में, कुएं में जहर मिला दिया। अब आप कहेंगे सर मारना तो जायज़ है। मैं कहता हूँ मारना जायज़ है, मैं कहता हूँ हाँ वो काबिलियत भी रखता है आपसे लड़ने की, लेकिन ये तरीका जो है बैन है। हेग रेगुलेशंस का आर्टिकल 23 साफ साफ ये कहता है, देख लीजिए, कि इस तरह से मारना वेल में, पंप्स में, रिवर्स में, ताकि वो पानी पी ले जहरीला, ये बैंड है। और दूसरी चीज़ ट्रिएक्रस वेज, इसका मतलब क्या है, बिट्रेयल करना, धोखाधड़ी से मारना, धोखाधड़ी से मारना भी बैन है। तो देखिए बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये बताया कि कॉम्बेटेंट्स को मार सकते हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स को नहीं मारना है। कॉम्बेटेंट्स में तो मेरा पॉइंट समझिए, कॉम्बेटेंट्स को मार सकते हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स को नहीं मारना है। कॉम्बेटेंट्स में भी जो डिसेबल हैं उनको नहीं मारना है, जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के लिए तैयार है उनको नहीं मारना है। उनको किस तरीके से मारना है ये भी इंपॉर्टेंट है, धोखाधड़ी करके नहीं मारना है भैया, बिट्रेयल नहीं करना है, उसके साथ जहर मिला के नहीं देना है, यानी मारना है लेकिन कुछ तरीके जो है वो प्रोहिबिटेड है कहीं ना कहीं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। यहां पे क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट दोज इंडिविजुअल्स हु बिलोंग आर्म फोर्सेस विदाउट बीइंग कॉम्पिटेंट सच एज डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, कुक्स, बार्बर मे नॉट बी डायरेक्टली अटैक्ड। यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ कही गई है, खत्म होने वाला है हमारा टॉपिक। आर्मी वालों के साथ साथ डॉक्टर्स जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। इंजीनियर्स, कुक्स, ये लोग जाते हैं, इनको नहीं अटैक करना है। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं फाइटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये है बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप बहुत जल्द इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा।